Hello and welcome, my dear students. Today we are going to discuss soil resources, chapter 1, resources and development. In previous video we have seen resources and their types on different basis. Let us start soil resources. The first question arises, what do you understand by soil resources? This question has come many times in board examination. So answer is simple. Soil resources are a form of environmental assets providing a range of ecosystem service. A key feature of soil is the delivery of supporting service including the formation and the function of soil itself, structural support of vegetation and soil biodiversity. क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? सॉइल रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट है जो हमें एक अच्छा इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसके की फीचर की बात की जाए तो इसका जो सपोर्टिंग नेचर है ये हमारे लिए वेजिटेशन को, बायोडाइवर्सिटी की जो इसकी बनावट है ये खुद इसकी विशेषता है जो हमारे लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड्स में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सॉइल रिसोर्सेज एंड डिफाइन इट्स टाइप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या बता रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में अगर हम देखेंगे तो हमें कई टाइप्स के सॉइल मिलते हैं। बेसिकली एलुवियल सॉइल, सेकेंड वन इज ब्लैक सॉइल, थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ वन इज लेटराइट सॉइल, फिफ्थ वन इज एरिड सॉइल एंड सिक्स्थ वन इज फॉरेस्ट सॉइल। अब चलिए स्टूडेंट्स हर एक सॉइल को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। जब कंपोजिशन बात की जाएगी एलुवियल सॉइल की तो हम देखते हैं कि जो एलुवियल सॉइल होता है इसमें लाइम, पोटास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, साथ में फास्फोरस की यहाँ पे कमी मिलती है और ह्यूमस भी कम होता है एलुवियल सॉइल में। फॉर्मेशन जो सिल्ट रिवर्स के द्वारा हमारे प्लेन एरियाज में लाई जाती हैं, माउंटेन से होकर जो रिवर्स हमारे प्लेन्स में बहती हैं नॉर्मली यूपी के निचले क्षेत्रों में, तो वहाँ पे बहुत आसानी से और ज़्यादा मात्रा में हमें मिलती है। इसकी विशेषताएं बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होती है, फाइन ग्रेनेड बोथ इन न्यू एलुवियम फादर एंड ओल्ड एलुवियम, नए और पुराने दोनों एलुवियम सॉइल में जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, जैसे हमने बात किया सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। पंजाब है, इसके अलावा हरियाणा है, मध्य प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये सभी जगहों पे हमारे हिमालय के रिवर काफ़ी लार्ज अमाउंट में फ्लो करती हैं और प्रोडक्शन में काफ़ी ग्रेन्स के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं। कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ इस सॉइल में उगाए जाते हैं? क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड्स एंड जूट, इस टाइप के क्रॉप्स इस सॉइल में उगाए जाते हैं। सेकंड है ब्लैक सॉइल। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लैक सॉइल इज नोन एज, तो आपको आंसर रट लेना है, याद कर लेना है, रेगुलर सॉइल इज नोन एज ब्लैक सॉइल। कंपोजिशन इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? ये भी रिच इन लाइम, इसके साथ एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटास, आयरन, मैग्नीशियम, ये सभी जो केमिकल्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन और ह्यूमस की बात की जाएगी तो वहाँ पे ये कमज़ोर हो जाता है, मीन्स इसकी ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इसी की वजह से जो ब्लैक सॉइल होता है वो कपास, कॉटन के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। फॉर्मेशन कैसे बनता है? वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं उनके टूटने से ही ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो वाटर रेनेटिव क्रैक्स डेवलप्स व्हेन ड्राई,
डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कौन कौन से क्रॉप्स मिलते हैं? कॉटन, जैसे हमने बताया सबसे सुटेबल सॉइल होती है कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड टोबैको। रेड सॉइल और येलो सॉइल की बात की जाए तो कंपोजिशन देखेंगे रेड और येलो सॉइल का, रिच इन आयरन, पुअर इन लाइम, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है रेड और येलो सॉइल में, और आयरन की वजह से ही रेड सॉइल जाना भी जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि किसकी वजह से होता है, तो आयरन की वजह से। लेकिन लाइम में इसकी कमी पाई जाती है, फास्फोरस कमी होता है, कैल्शियम और नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है। फॉर्मेशन की बात करेंगे तो जो ग्रेनाइट होती है उसके डिकम्पोजिशन से, ग्रेनिज से, मेटामॉर्फिक रॉक्स से इसका फॉर्मेशन होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? नॉट वाटर रिटेंटिव, व्हेन फर्टिलाइजर्स आर एडेड सॉइल बिकम प्रोडक्टिव। बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंटिव नहीं होता है, लेकिन जब हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तो ये सॉइल भी प्रोडक्टिव बन जाती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस स्टेट में किया गया है? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। क्रॉप्स कौन कौन से उगाए जाते हैं? बाजरा, मैज, पल्स, पोटैटोज, फ्रूट्स। लेटराइट सॉइल की बात की जाए तो लेटराइट सॉइल आयरन में रिच होती है, लाइम में कमी होती है, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन इसमें भी कमी पाई जाती है। फॉर्मेशन, लीचिंग ऑफ लेटराइट रॉक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, एग्रीकल्चरली लेस इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इसमें आयरन के अलावा और किसी चीज़ की कंपोजिशन मिल ही नहीं रहा है तो हमें ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस लेटराइट सॉइल से क्या होता है? ब्रिक्स बनाए जाते हैं, ईंट बनाए जाते हैं, जो हमारे घरों बनाने में काम आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? तो कैजू, टॉपिका, कॉफ़ी एंड रबर। मीन्स ये अदर प्रोडक्ट्स कैजू, टॉपिका, कॉफ़ी और रबर के अगर इसके अलावा बहुत कम एग्रीकल्चर इस पर रहता है। फॉरेस्ट सॉइल, रिच इन ह्यूमस, फॉरेस्ट तभी तो भाई हमें ह्यूमस रहेगा तभी हमारे फॉरेस्ट डेवलप होंगे, लेकिन पोटास, फास्फोरस और लाइम की कमी होती है। फॉर्मेशन कैसे होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होती जाते हैं और वहीं फॉरेस्ट सॉइल डेवलप होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, चेंज द पेरेंट रॉक्स एंड क्लाइमेट। जो हेट्रोजीनियस इसका कैरेक्टर है, इसकी वजह से ये जो वेदर है वहाँ का, जो क्लाइमेट है और जो बनावट है वहाँ का, उसको काफ़ी चेंज कर देता है। रिक्वायर्ड गुड डील ऑफ फर्टिलाइजर्स, और यहाँ पे अच्छे खासे फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो हिमालय रीजन में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स पे क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? टेम्परेट फ्रूट्स, स्पाइसेस, टी और कॉफ़ी, इस टाइप के क्रॉप्स हमें मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, कई बार कोई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने टाइम्स पूछा गया है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक ईजी लैंग्वेज आप ध्यान कर लीजिए कि फ्यूचर की नीड को बिना नुकसान पहुंचाए जो हम डेवलपमेंट करते हैं उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि हम डेवलपमेंट की वजह से जैसे धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि सही नहीं है। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो आपको क्लियर रहना है कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिराइव्ड मोस्टली फ्रॉम द 1987 ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। जो मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ये 1987 ब्रुंटलैंड रिपोर्ट जो थी वहाँ से लिया गया है। इट इज़ रूटेड इन अर्लियर अबाउट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड 20th सेंचुरी इन्वायरमेंट कंसर्न। और इसकी जो इस जड़ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट आएगा और 20th सेंचुरी में जो इन्वायरमेंटल कंसर्न, चिंता उत्पन्न हुई है, उसकी वजह से इस टाइम हम इसको काफ़ी जोर दे रहे हैं कि सभी कंट्री काफ़ी फोर्स कर रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसकी डिफिनेशन देखी जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए ग्लोबल एजेंडा। भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ऐसा तो है नहीं कि अगर हम एक पार्टिकुलर कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और दूसरा क्या करें, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता रहे तो बेहतर होगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये ग्लोबल एजेंडा है।
कि वैश्विक स्तर पे सभी कंट्री को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ ग्लोबल एजेंडा इन विच वी प्रोग्रेस विद टाइम विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विदाउट compromising with the needs of the future generation। मीन्स प्रेजेंट डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट तो करें, लेकिन बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए और बिना फ्यूचर के नीड्स को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए। अर्थ समिट जो है वो 3 से 14 जून 1992 में ब्राज़ील में हेल्ड किया गया था। अब इस जो मीटिंग हेल्ड की गई उसको अर्थ समिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो टॉपिक था अर्थ को सेव करना था, इसीलिए हम इस टॉपिक को, इस मीटिंग को अर्थ समिट भी बोलते हैं। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ऑल्सो नोन एज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। जो अर्थ समिट है, रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट है, इसको हम द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून तक 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। अभी इस कुछ साल पहले रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक्स भी हुए थे। कमेंट करके आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा पोजीशन रहा है। द पर्पज ऑफ कॉन्फ्रेंस वाज रीथिंक इकोनॉमिक ग्रोथ, एडवांस सोशल इक्विटी एंड इंश्योर द एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। और जो अर्थ समिट 1992 में किया गया रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, उसका पर्पज़ क्या था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ, एडवांस जो सोशल इक्विटी है उसको ध्यान में रखते हुए दोबारा सोचें कि हम डेवलपमेंट तो करें, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम बचाए रहें। चलिए, इसी का एक पार्ट है हमारा एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 वॉज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ऑफ अर्थ समिट। अर्थ समिट का एक सबसे अच्छा रिजल्ट था कि उन्होंने सभी कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मिला और एजेंडा 21 पे उन्होंने सहमति जताई कि हाँ, हम इस रूल को फॉलो करेंगे। इट वॉज ए नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशंस विथ रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बाउंडेशन नहीं लगाई गई कि आपको ऐसा करना है, बिना बाउंडेशन के सभी कंट्री को जो रिप्रेजेंटेटिव थे इस पे एग्री हो गए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। इट वाज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जिसे हम UNCED के नाम से भी जानते हैं, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। क्या है? ये एक घोषणा पत्र था जहाँ पे वर्ल्ड के जो लीडर्स आए हुए थे अर्थ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो सभी लोग मिले और इस कॉन्सेप्ट पे साइन किया उन्होंने कि हम एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए डेवलपमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, SST आपको समझना है, रटना नहीं है। आप नॉर्मल चीज़ों से उसे जोड़ेंगे तो आसानी से वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।